नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया आप सभी का इस चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग 10th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 4 परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार का अध्ययन कर रहे हैं। इस चैप्टर के अब तक हम 8 वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके अथवा चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम भारत का विदेशी व्यापार, आयात और निर्यात, इसके साथ ही भारत में निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं। एक देश का अन्य देशों के साथ वस्तुओं का जो विनिमय होता है उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। विनिमय का मतलब है वस्तुओं की अदला बदली। मान के चलिए आप 2 छात्र हैं। एक छात्र के पास 2 रेड पेन हैं और दूसरे छात्र के पास 2 ब्लू पेन हैं। दोनों को ही एक रेड और एक ब्लू पेन की आवश्यकता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपस में एक पेन बदल लेंगे। ये हो गई पेन की अदला बदली और इस अदला बदली से आपकी आवश्यकता पूरी हो गई। ठीक इसी बात को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखकर देखते हैं। दुनिया का कोई भी देश अपनी सभी आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन खुद नहीं कर सकता। उसको अपनी आवश्यकता की वस्तुएं किसी न किसी दूसरे देश से मंगाना पड़ेंगी, उनको आयात करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का हमें किसी दूसरे देश को देना पड़ेगा, उनके पास भेजना पड़ेगा, जिसको हम निर्यात कहते हैं। उनको निर्यात करना पड़ेगा। यही विदेशी व्यापार है। विदेशी व्यापार की संरचना से आशय आयात और निर्यात की वस्तुओं से है। जब एक देश से वस्तुओं को दूसरे देशों को भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहते हैं। इसके विपरीत जब अन्य देशों से वस्तुओं को मंगाया जाता है तो इसे आयात कहते हैं। प्राचीन काल में भारत के व्यापारिक संबंध पश्चिम एशिया और यूरोप के देशों से थे। भारतीय व्यापार की मुख्य विशेषता सदा ही निर्यात अधिक रही है। मतलब यहाँ से अधिकतर वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन यह क्रम अधिक समय तक नहीं चला। ब्रिटिश सरकार ने अपनी राजनीतिक शक्ति के आधार पर भारतीय व्यापार के ढांचे को एकदम उलट पुलट कर दिया। भारतीय संदर्भ में ब्रिटिश सरकार ने दोहरी व्यापार नीति अपनाई, जिसके अनुसार इंग्लैंड में निर्मित माल को भारत में बिना किसी प्रतिबंध के आयात किया जाने लगा और भारत में औद्योगिक माल के निर्यात को हतोत्साहित किया गया। इससे न केवल भारतीय उद्योग नष्ट हो गए बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटेन के हितों का पूरा करने का साधन मात्र बना दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का विदेशी व्यापार औपनिवेशिक व्यापार का रूप लिए हुए था। भारत का अधिकांश व्यापार ब्रिटेन और राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ होता था। भारत के निर्यात में जूट, चाय, सूती वस्त्र, मसाले, अभ्रक और मैंगनीज प्रमुख थे। आयात में मुख्य रूप से निर्मित वस्तुएं होती थीं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद की प्रगति की। सन 1947 में देश विभाजन के बाद जूट, कपास और चावल के उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। फलस्वरूप भारत जूट, कपास और चावल का आयात करने लगा। इस कारण हमारे देश का व्यापार संतुलन बिगड़ गया। आज़ादी के बाद भारत के व्यापार में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1947 के पूर्व भारत 50 वस्तुओं का निर्यात करता था, किंतु अब भारत लगभग 7,500 वस्तुओं का निर्यात करता है। देश की विकासशील अर्थव्यवस्था आवश्यकता के अनुरूप आयातित वस्तुओं में भी वृद्धि हुई है। विगत कुछ वर्षों में मूल्य वृद्धि के कारण व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता जा रहा है। आइए अब बात करते हैं भारत की आयात संरचना की। भारत की आयात संरचना में 3 प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। सबसे पहली है पूंजीगत वस्तुएं, दूसरी हैं कच्चा माल और तीसरी हैं उपभोक्ता वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुओं में मशीन, धातुएं, अलौह धातुएं और परिवहन साधन। कच्चे माल में खनिज तेल,
कपास, जूट और रासायनिक वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुओं में खाद्यान्न, विद्युत उपकरण, औषधियाँ, वस्त्र, कागज इत्यादि। निर्यात संरचना की बात करें तो भारत के निर्यात को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है खाद्यान्न। खाद्यान्न में अनाज, चाय, तंबाकू, काफ़ी, काजू और मसाले आदि होते हैं। कच्चा माल में खाल, चमड़ा, ऊन, रुई, कच्चा लोहा, मैग्नीज, खनिज पदार्थ, हीरे जवाहरात आदि। तीसरी है विनिर्मित वस्तुएं। जूट का सामान, कपड़ा, चमड़े का सामान, रेशम के वस्त्र, तैयार कपड़े, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ, खेल का सामान और जूते। पूंजीगत वस्तुओं में मशीनें, परिवहन उपकरण, लोहा इस्पात, इंजीनियरिंग वस्तुएं, सिलाई मशीन आदि हैं। भारत के 11 प्रमुख व्यापारिक भागीदार देश हैं, जिनसे भारत का लगभग 48% व्यापार होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, सिंगापुर एवं मलेशिया। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। वर्ष 2005-06 में चीन दूसरे व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। चीन के साथ व्यापार में प्रभावशाली वृद्धि अयस्क धातुएं, लोहा एवं इस्पात, जैव रसायन के निर्यात एवं मशीनरी, रसायन के आयात से हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर अगले प्रमुख भागीदार राष्ट्र हैं। सिंगापुर भारत को कीमती पत्थर, धातुएं, खनिज तेल, जहाज व नाव तथा अन्य मशीनरी निर्यात करता है। सिंगापुर भारत से अन्य मशीनरी, इलेक्ट्रिक मशीनें, जैव रसायन, पुस्तकें, अखबार व पांडुलिपियां, हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान आयात करता है। आइए अब हम भारत में निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन पर चर्चा करते हैं। इसमें 2 शब्द हैं, निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन। इन दोनों ही शब्दों की हम यहाँ पर परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात भारत के आयात में तेजी से वृद्धि हुई, मतलब हमने सामानों को बहुत अधिक मात्रा में आयात किया, लेकिन निर्यात की मात्रा में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हो सकी। जो वस्तुएं हम निर्यात करते थे उनमें वृद्धि नहीं हुई। इसके परिणाम स्वरूप भारत का भुगतान संतुलन प्रतिकूल होता गया, मतलब भुगतान संतुलन बिगड़ गया। स्वाभाविक है, हम जब किसी चीज़ को अधिक खरीदेंगे तो हमें पैसे अधिक देना पड़ेंगे, और जब हम कोई वस्तु विक्रय नहीं कर पाएंगे, भेज नहीं पाएंगे, निर्यात नहीं कर पाएंगे तो हमें विदेशी मुद्रा भी कम प्राप्त होगी। तो ऐसी स्थिति में भारत का भुगतान संतुलन बिगड़ गया। विदेशी व्यापार के बढ़ते घाटे को रोकने के लिए जहां एक और निर्यात को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई, वहीं आयातों में कटौती करने के प्रयास आवश्यक समझे गए। सीधी सी बात है, जब हम कोई वस्तु अधिक मात्रा में आयात करेंगे तो हमें अधिक पैसे देने होंगे, और कोई वस्तु जब हम अधिक मात्रा में बाहर देंगे, उसको निर्यात करेंगे, बेचेंगे, तो वहाँ से हमें अधिक मात्रा में धन प्राप्त होगा। अतः व्यापार के घाटे को नियंत्रित करने के लिए निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाने पर बल दिया गया। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि निर्यात संवर्धन किसे कहते हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्यात वृद्धि के लिए पुराने निर्यातकर्ताओं को तथा नवीन व्यक्तियों को निर्यात में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो हमें ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जिनका हम अधिक से अधिक निर्यात कर सकें और विदेशी मुद्रा को प्राप्त कर सकें। दूसरा शब्द है यहाँ पर आयात प्रतिस्थापन। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर उन्हें कोई निकट स्थापन देश में ही उत्पादित किया जाता है। मतलब जो वस्तुएं हम दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं, उनको मंगा रहे हैं, उन वस्तुओं का उत्पादन हम अपने ही देश में करें तो हम जो धन विदेशों में जा रहा है उसको रोक पाएंगे और अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन हम स्वयं कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि निर्यात संवर्धन का मतलब है वस्तुओं का उत्पादन करना और उनको अधिक से अधिक मात्रा में निर्यात करना, और आयात प्रतिस्थापन का मतलब है जो वस्तुएं हम आयात कर रहे हैं उनको धीरे धीरे कम करना और अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। आइए अब हम निर्यात संवर्धन के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए
इन प्रयासों की चर्चा करेंगे। जो प्रयास सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए किए गए वे इस प्रकार हैं। इनका हम यहाँ पर बिंदुवार वर्णन करेंगे। सबसे पहला बिंदु है विभिन्न संगठनों की स्थापना। भारत सरकार ने निर्यात करने के लिए, बाजार खोजने, घरेलू माल का विदेशों में प्रचार करने तथा निर्यातकों को सुविधा देने के लिए विदेशी व्यापार संस्थान, आयात निर्यात सलाहकार परिषद, राजकीय व्यापार निगम, निर्यात संवर्धन परिषद, सूती वस्त्र निगम, जूट निगम, निर्यात आयात बैंक की स्थापना की है। निर्यात संवर्धन के लिए सरकार द्वारा जो अगला प्रयास है वह है व्यापार विकास संस्था का गठन। निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं में समन्वय स्थापित कर आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु व्यापार विकास संस्था को स्थापित किया गया है। सरकार द्वारा जो अगला प्रयास है वह है राजकीय व्यापार निगम की स्थापना। निर्यात के विविधीकरण, विद्यमान बाजार को विस्तार देने तथा निर्यात कर आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु व्यापार विकास संस्था को स्थापित किया गया है। सरकार द्वारा जो अगला प्रयास किया गया है वह है निर्यात गृहों की स्थापना। मान्यता प्राप्त संस्थाओं को निर्यात संवर्धन के लिए विपणन विकास निधि से आर्थिक सहायता प्रदान कराने हेतु इसकी स्थापना की गई है। भारत में 7 निर्यात संसाधन क्षेत्र हैं। कांडला गुजरात में, सांता क्रूज महाराष्ट्र में, कोच्चि केरल में, चेन्नई तमिलनाडु में, नोएडा उत्तर प्रदेश में, फाल्टा पश्चिम बंगाल में और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में यहाँ कस्टम क्लियरेंस की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। सरकार द्वारा जो अगला प्रयास है वह है आयात निर्यात बैंक की स्थापना। निर्यात व्यापार को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई है। अगला जो प्रयास है वह है ग्रीन कार्ड। सरकार ने निर्यात को तेजी से बढ़ाने के उद्देश्य से 100% निर्यात करने वाली संस्थाओं को ग्रीन कार्ड जारी किया है। अगला प्रयास सरकार द्वारा जो किया गया है वह है उदार लाइसेंस नीति। सरकार ने 1992 में नई आयात निर्यात नीति की घोषणा करके लाइसेंस प्रणाली को काफ़ी उदार बना दिया है। इससे मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिलता है। अब हम बात करेंगे आयात प्रतिस्थापन के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं का देशी विकल्प ढूंढकर विदेशों पर निर्भरता कम करने के प्रयास किए गए हैं, जिससे आयात बिल कम होता है। आयात बिल की कमी से विदेशी मुद्रा की बचत होती है, औद्योगिकरण को बल मिलता है, रोजगार के अवसरों का सृजन होता है और बेरोजगारी का दबाव घटता है। इस प्रक्रिया से देश का आर्थिक विकास आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ता है। वर्तमान सरकार भी आत्मनिर्भरता के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रही है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भारत का विदेशी व्यापार, आयात और निर्यात, इसके साथ ही भारत का निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कीजिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और आपको मालूम है कि चैप्टर पूरा हो जाने के पश्चात हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाते हैं जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें।